हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब वीडियो में। और आज हम लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय शासन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इस लेसन के अंदर हम लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो अमेंडमेंट किए गए हैं 73 और 74 उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय शासन स्थानीय शासन क्या होता है। यानी कि लोकल गवर्नमेंट जो है आपका किसे कहते हैं। तो जनता के सबसे करीब यानी कि जो हमारे सबसे करीब जो शासन व्यवस्था होती है उसको हम स्थानीय शासन कहते हैं, यानी कि लोकल गवर्नमेंट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो इसके लिए अमेंडमेंट करना क्यों ज़रूरी था या किस तरीके से अमेंडमेंट किया गया वो हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, सन 1987 में स्थानीय शासन स्थानीय संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत की गई, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ का पुनरावलोकन नहीं करते तब तक हमें नहीं पता लग पाता क्या प्रॉब्लम्स उसके अंदर है। ठीक है। तो सन 1989 में इसी बिहाफ पे पीके थंगुन समिति बनाई गई। और पीके थंगुन समिति क्यों बनाई गई? पीके थंगुन समिति इसलिए बनाई गई क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स थी लोकल गवर्नमेंट के अंदर या जो भी चेंजेस जो भी बदलाव करना ज़रूरी था उसके लिए पीके थंगुन समिति का गठन किया गया 1989 में। ठीक है। और इसके अंदर किस तरीके की सिफारिश पेश की गई? तो देखिए, सिफारिश ये था, समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन के संस्थाओं के चुनाव समय समय पर करवाने, उनके समुचित कार्यों की सूची तय करने तथा ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। यानी कि इससे पहले 1989 से पहले, उनकी सिफारिश से पहले क्या होता था कि किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी स्थानीय शासन को लेकर कि किस तरीके से इलेक्शन होंगे या स्थानीय जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है उसके जो इलेक्शंस हैं वो कितने साल में होंगे या किस तरीके से होंगे, उनकी कार्यप्रणाली क्या होगी, उनके पास पैसा का जो सोर्स होगा वो कहाँ से आएगा, यानी उनका पैसा कहाँ से आएगा। क्योंकि इससे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो लोकल गवर्नमेंट ने फेस की अपने टाइम में, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टेट थे जो अपने काम को नहीं कर पाते थे। लोकल गवर्नमेंट अपने काम को नहीं कर पाती थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी के कारण काफ़ी नहीं कर। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ गुजरात और राजस्थान जैसे जो गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट थे, उन्होंने अपना स्थानीय शासन के जो विकास है वो सही से किया क्योंकि उनके पास वित्तीय फाइनेंशियली सपोर्ट था। लेकिन बाकी स्टेट्स में इस तरीके से चीज़ें नहीं हो पाती थी, इसलिए अमेंडमेंट करना ज़रूरी था। और मैंने आपको बताया इलेक्शंस की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसके लिए इलेक्शन अमेंडमेंट करना ज़रूरी था। तो इस अमेंडमेंट में दो तरीके के अमेंडमेंट किए गए जो कि लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड था। 70 आपका 73 और 74 ये संशोधन किए गए। और ये संशोधन को लेकर जो बात आगे बढ़ाई गई वो 1989 में बढ़ाई गई केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है। इन संशोधनों का लक्ष्य था स्थानीय शासन को मजबूत करना और पूरे देश में इसके कामकाज की बनावट में एक रूपता लाना। और आगे देखिए, बाद में सन नाइन बाद में सन 1992 में 73वां और 74वां संशोधन को संसद ने पारित किया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसे पारित कब किया गया, तो 1992 में इसको पारित कर दिया गया, लेकिन अभी लागू नहीं किया गया। तो 73 और 74 अमेंडमेंट था क्या, किससे रिलेटेड था? तो 73 अगर हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो एक गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा, इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। और 74 अगर अमेंडमेंट की बात करते हैं यानी 74वें संशोधन की बात करते हैं तो यह शहरी शासन नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट देखिए, सन 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है वो लागू कर दिया गया। यानी कि अगर इसको हम बात करते हैं पारित करने की, तो 1992 में पारित हुआ और इसे लागू कब किया गया? 1993 में। अच्छा, अब देखिए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक था वो 73 अमेंडमेंट था। ठीक है। और 74, पहले हम 73 अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपको मैंने बताया, जो 73 अमेंडमेंट है वो पंचायती व्यवस्था से रिलेटेड है। कहाँ की?
गांव के पंचायती राज यानी कि ग्रामीण जो स्थानीय शासन है यानी कि लोकल गवर्नमेंट जो है गांव की विलेज की लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो क्या अमेंडमेंट किया गया? फर्स्ट जो उसमें अमेंडमेंट का जो प्रोविजन था वो था त्रिस्तरीय बनावट, यानी कि 3 स्तरीय बनावट बनाया गया। ये त्रिस्तरीय बनावट क्या था? देखिए, त्रिस्तरीय बनावट का मतलब ये है कि जो ग्रामीण स्थानीय शासन है यानी कि जो गांव के स्थानीय शासन है उसको 3 स्तरीय बनावट यानी कि 3 स्तर में बांटा गया पहले, ठीक है। और ये 3 स्तर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पायदान पर ग्राम पंचायत आता है, ठीक है। ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से ज़्यादा गांव होते हैं। नेक्स्ट आता है मध्यवर्ती स्तर यानी कि बीच का पायदान मंडल का है, ठीक है। बीच का पायदान मंडल का है जिसे खंड यानी हिंदी में खंड और इंग्लिश में ब्लॉक या तालुका भी कहा जाता है। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत भी कहते हैं, जैसा आपको मैंने बता दिया। जो प्रदेश आकार में छोटे होते हैं यानी कि जो स्टेट छोटे होते हैं एरिया वाइज, वहाँ पर मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत है। यानी कि ये जो मिडल वन है यानी कि जो ये बीच का जो बनावट है उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो स्टेट जो है वो छोटे हैं आकार में, ठीक है। और नेक्स्ट जो आता है वो ये आता है सबसे ऊपर सबसे ऊपर जो आपका है वो जिला पंचायत का है, यानी कि जो 3 स्तरीय बनावट है उसमें सबसे ऊपर जो आता है वो जिला पंचायत का। इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। संविधान के 73वें संशोधन में ये भी प्रावधान किया गया कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जाती है, यानी कि जो ग्राम सभा है वो अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है कि उसको बनाया जाना ज़रूरी है ग्राम सभा को। और उस ग्राम सभा के अंदर जो मतदाता है यानी कि पंचायती हल्के में जो मतदाता के रूप में दर्ज है, यानी कि जो व्यक्ति है जो मतदाता के रूप में दर्ज है, हर व्यक्ति उस ग्राम सभा का सदस्य होगा। यानी कि जो भी व्यक्ति वोट डालता है वो, और जो मतदाता बेसिकली वोट डालने वाले को मत का मतलब वोट होता है, और जो वोट डालता है उसको हम मतदाता कहते हैं, ठीक है। तो वो मतदाता जो होगा वो ग्राम सभा का सदस्य होता है, उसका अधिकार है उस ग्राम सभा के अंदर जो जो भी मतलब जो सभाएं होती है उसमें भाग लेने का। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानून से होता है। ये भी बताया गया कि जो इसकी भूमिका है या जो फैसला होगा वो स्टेट जो जिस स्टेट के अंदर वो विलेज है उस स्टेट के बेस पे किया जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं चुनाव की, यानी कि नेक्स्ट जो प्रोविज़न है वो आपका चुनाव से रिलेटेड है। किस तरीके से यहाँ पे, जैसे आपको पता है कि पहले चुनाव के लिए कोई प्रक्रिया नहीं थी, किस तरीके से स्थानीय शासन का चुनाव किया जाए, किस तरीके से स्थानीय शासन के चुनाव होंगे, ठीक है। तो इसके लिए चुनाव का प्रोविज़न किया गया। चुनाव के लिए क्या किया गया? पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय चुनाव सीधे जनता यानी कि जो डायरेक्ट इलेक्शन के बेस पे जो है चुनाव किया जाएगा, यानी कि तीनों स्तर पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको किस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा? डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव के बेस पे, यानी कि सीधे जनता द्वारा चुना जाएगा। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है। कितने साल की होगी? 5 साल की, यानी कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे वो 5 साल तक कार्य करेंगे। लेकिन यदि प्रदेश की सरकार चाहे तो 5 साल पूरा होने से पहले पंचायत को भंग कर सकती है। अगर वहाँ की जो गवर्नमेंट है अगर वो चाहे तो उसको क्या कर सकती है? 5 साल पहले होने से भंग कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर भंग कर देती है प्रदेश की गवर्नमेंट तो इसके 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। यानी कि अगर किसी भी कारण वहाँ जो इलेक्टेड जो पंचायत है अगर उसको भंग कर दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव कराना ज़रूरी है, ठीक है। निर्वाचित सदस्य स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला है महत्वपूर्ण प्रावधान है। इस संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों या जिला में पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव करने में प्रावधान। जैसे कि आपको मैंने बताया कि 73 अमेंडमेंट से ये फैसला लिया गया कि अगर चुनाव जो है बेसिकली चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रीति से होंगे, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अगर वो किसी भी तरीके से अगर पंचायत जो बेसिकली भंग हो जाती है तो नए इलेक्शन भी 6 महीने के अंदर करवा ले जाएंगे। लेकिन पहले इस तरीके का कोई भी प्रोविज़न नहीं था। जैसे बताया गया है कि पहला चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता था,
दूसरा ये कि तत्काल चुनाव कराने का भी कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविज़न क्या है इस 73 अमेंडमेंट के अंदर? नेक्स्ट प्रोविज़न की अगर हम बात करते हैं तो वो है रिजर्वेशन से रिलेटेड, यानी कि आरक्षण से संबंधित। और ये आरक्षण किसके लिए है? बेसिकली महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। यानी कि सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट, यानी कि 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए क्या होगी बेटा? आरक्षित होगी। और ये तीनों स्तर पे होगी, एक नहीं, ये तीनों स्तर पे, यानी कि जो भी त्रिस्तरीय बनावट जो फर्स्ट प्रोविजन है 73 अमेंडमेंट में, उसके बिहाफ पे ये डिसाइड किया गया कि तीनों, यानी कि जो आपका ग्राम पंचायत है, बीच का जो आपका मंडल या इसको हम तालुका कहते हैं वो, और जिला पंचायत, तीनों स्तर पे जो महिलाएं हैं उनके लिए 1/3 1/3 सीट जो होगी वो रिजर्वेशन होगी, रिजर्व्ड होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, बेसिकली रिजर्वेशन जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में की गई, यानी कि जो उनके रेशियो है उसके बेस पे किया गया। यदि प्रदेश की सरकार ज़रूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि जो आपका OBC जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उसको रिजर्वेशन दे सकती है अगर वहाँ की जो प्रदेश की सरकार है वो अगर चाहे तो। क्योंकि हो सकता है कि किसी जगह पे जो ST है और जो SC है वो उनकी संख्या ना हो, कम हो, तो वहाँ पे अगर रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना है, वहाँ पे अगर OBC की जो संख्या है वो ज़्यादा, तो वो OBC को वहाँ पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? यह यहाँ यह बात गौरतलब है, यानी कि यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि यह आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है। यानी इसमें बोला गया कि सिर्फ जो आपके जनरल सीट्स हैं उनके लिए नहीं है, नॉर्मल सीट जो है उनके लिए नहीं है पंचायत के अंदर। इसके अलावा जो बड़े पद हैं, अध्यक्ष पद जो है, चेयरपर्सन का जो पद है, उसके लिए भी, उस पद पे भी आरक्षण अलग से है। ठीक है, उस पद पे भी आरक्षण दिया गया है, यानी कि सिर्फ नॉर्मल पर्सन को जो बाकी जो लोग हैं पंचायत के अंदर उन्हीं को मतलब रिजर्वेशन दिया गया, लोकल मतलब छोटे लेवल, बल्कि अध्यक्ष पद तक क्या किया गया? आरक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को एक आरक्षण नहीं है, यानी कि सिर्फ जनरल कैटेगरी पे ही आरक्षण नहीं है, इसके अलावा ST और SC को भी रिजर्वेशन दिया गया है अलग अलग। जैसे कि अनुसूचित जाति SC और ST, अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीटें आरक्षित की गई है, वही सेम 1/3। ठीक है, व्यवस्था आरक्षित की गई। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य के लिए साथ साथ आरक्षित की जा सकती है, यानी कि जनरल के साथ साथ जो सीट्स है वो ST और SC के लिए भी आरक्षित की गई है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा इससे ये होगा कि जो सरपंच का पद है, बड़े जो पद हैं, उसके ऊपर दलित आदिवासी महिला भी धारण कर सकती है। यानी कि अगर हम जनरल में ही सिर्फ रिजर्वेशन दे देते हैं तो क्या होगा कि बेसिकली जो बड़े पद हैं उस पर सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग ही आ पाएंगे। लेकिन अगर हम बड़े पद पे ST और SC के लिए भी प्रोविज़न कर देते हैं तो जो बड़े पद है उसमें क्या होगा? दलित महिलाएं भी आ सकती है, आदिवासी महिलाएं भी पद तक पहुंच सकती है, यानी कि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रोविज़न था। नेक्स्ट प्रोविज़न की अगर हम बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट प्रोविज़न जो है बेटा वो है विषयों का हस्तांतरण। देखिए, विषयों का हस्तांतरण का मतलब क्या है कि जो कुछ टॉपिक्स थे, कुछ विषय थे, उनको क्या किया गया है? हस्तांतरण किया जाना है। देखिए, ऐसे 29 विषय हैं जो पहले राज्य सूची में थे, अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए हैं। मतलब कुछ 29 विषय थे जिसके ऊपर पहले स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से राज करती थी, कह सकते हो स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से डिसीजन लेती थी। लेकिन अब पंचायती राज व्यवस्था को भी इसके ऊपर डिसीजन लेने का अधिकार दे दिया गया है, या उसको कह सकते हो कि इन संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना है। अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास कल्याण कामकाजों से, यानी कि ज़्यादातर जो विषय हैं इन 29 में वो विषय हैं जो विकास कल्याण से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है, लेकिन वास्तविक जो उसका हस्तांतरण हो किसके ऊपर डिपेंड नहीं, ये डिपेंड कौन करेगा कि किस तरीके कौन कौन से विषय जो है हस्तांतरित किया जाए, वो डिसाइड ये करेगा, प्रदेश का सरकार डिसाइड करेगा। ठीक है, अच्छा, यह फैसला करेगा कि 29 विषयों कितने को स्थानीय निकाय के हवाले करना। मैंने जो उसका बताया कि जो 29 विषय है उसमें से कितने जो विषय हैं उसको ग्राम पंचायत को, स्थानीय मतलब स्थानीय निकाय, बेसिकली ग्राम पंचायत को वो ट्रांसफ़र किए जाने हैं, वो डिसाइड कौन करेगा? आपका स्टेट डिसाइड करेंगे, ये राज्य
सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोविज़न क्या है? देखिए, नेक्स्ट प्रोविज़न से पहले कुछ चीज़ें इसमें बताई गई है। देखिए, अ, भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संशोधन के प्रावधानों से दूर रखा गया था। मतलब पहले इसको थोड़ा, जो आपके कुछ आदिवासी जनसंख्या वाले जो प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, उनमें पहले 73वें संशोधन को थोड़ा सा दूर रखा गया था। ये प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे, ये प्रावधान जो है क्षेत्रों पर लागू नहीं होते, यानी कि जो 73 अमेंडमेंट किया गया था वो ये जो आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पर ये प्रावधान जो है, प्रोविजन जो है, वो लागू नहीं था। सन 1996 में अलग से एक अधिनियम बनाया गया। अब क्या किया गया? 1996 में एक अधिनियम बनाया गया और पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया। यानी कि पहले जो अमेंडमेंट हुआ, स्टार्टिंग में जो अमेंडमेंट होने के बाद पारित भी कर लिया गया, यानी कि स्वीकार भी कर लिया गया, लागू भी कर दिया गया 1993 में बेटा लागू किया गया, जैसे आपको मैंने पहले बताया। तो 1993 में ये जो आपके आदिवासी जनसंख्या वाले जो लोग हैं, उनको इससे दूर रखा गया था। लेकिन 1996 में क्या किया गया? 1996 में एक अधिनियम बनाया गया और पंचायती व्यवस्था को प्रावधानों के दायरे में इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है। अनेक आदिवासी समुदायों में जंगल जंगल और जल जोहड़ जैसे साझे संसाधनों की देखरेख के रीति रिवाज मौजूद है। इसमें बेसिकली क्या था कि जो आपके आदिवासी समूह के जो लोग हैं, वो जो लोकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि लोकल प्रॉपर्टीज़ में जंगल और जल जोहड़ जैसे संसाधन, इनकी देख रेख के लिए किया गया। ठीक है। और ये सारी चीज़ें मौजूद है। इस कारण नए अधिनियम में आदिवासी समुदायों के इस अधिकार की रक्षा की गई है। ठीक है। यानी कि वो जो लोकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी क्या कर सकते हैं, वो अपने रीति रिवाज के अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं। यानी कि वो पूरी तरीके जो 1996 में जो अधिनियम बनाया गया, उसके अनुसार क्या कर सकते हैं, ये अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है, लोकल प्रॉपर्टीज़, वो खुद ही इनकी देखभाल जो है वो अपने तरीके से कर सकते हैं। ये इनको छूट दी गई। इस उद्देश्य से ऐसे इलाकों की ग्राम सभा का प्रशिक्षित ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं और निर्वाचित ग्राम पंचायत को कई महीने में ग्राम सभा की अनुमति देनी पड़ती है। इस अधिनियम के मूल विचार स्वशासन की स्थानीय परंपरा को बचाना था और आधुनिक ढंग से निर्वाचित निकायों से ऐसे समुदाय को परिचित कराना था। यानी कि बेसिकली ये अधिनियम का जो मोटिव था, क्योंकि 1993 में ये किस तरीके का मोटिव नहीं था, सिर्फ मतलब जो इलाके थे, नॉर्मल जो इलाके थे, उनको इस तरीके का प्रोविज़न में लाया गया था। लेकिन 1996 में ये अधिनियम क्यों लाया गया? इस अधिनियम से ये किया गया कि जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, उनको भी कुछ अधिकार मिले। ठीक है। और उनको भी इन सब चीज़ों से परिचित कराया जाए कि ये क्या मतलब जो ये क्या है, ये लोकल गवर्नमेंट क्या है। तो इसलिए ऐसा किया गया। विविधता और विकेंद्रीकरण की भावना से इस विचार की संगति बैठती है। ठीक है। यानी कि जो भी विकेंद्रीकरण है, वो विकेंद्रीकरण के लिए ज़रूरी था कि ये चीज़, मतलब जो आपके आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनको भी इन सब चीज़ों से परिचित कराना ज़रूरी था। अच्छा, नेक्स्ट प्रोविज़न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रोविज़न वो है राज्य चुनाव आयुक्त। अब राज्य चुनाव आयुक्त क्या होता है? तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको चुनाव के बारे में बताया कि जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष विधि से कराए जाएंगे लोकल गवर्नमेंट के। लेकिन कराएगा कौन? तो ये राज्य चुनाव आयुक्त को ये जिम्मेदारी दी गई इस अमेंडमेंट के थ्रू, 73 जो आपको अमेंडमेंट के थ्रू। और बेसिकली आपको मैं बार बता दूँ, 73 जो अमेंडमेंट है वो ग्रामीण स्थानीय शासन, यानी कि गाँव के स्थानीय शासन के लिए किया गया था। तो देखिए, इसके अंदर क्या था? बेसिकली इसके अंदर ये था कि प्रदेशों के लिए ज़रूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। यानी कि वो क्या करेगा, लोकल प्रदेश, यानी कि जो राज्य की सरकार है, वो क्या करे, एक राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करे। और ये राज्य चुनाव आयुक्त जो है वो क्या कराएगा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाएगा। यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की वो इनकी जिम्मेदारी होगी, बेसिकली जितने भी पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव हुए। और ये नियुक्त कौन करेगा? राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करेगा। पहले यह काम प्रदेश का प्रशासन करता था। यानी कि पहले किसी तरीके का कोई राज्य चुनाव आयुक्त नहीं था। ये कौन करता था? पहले प्रदेश की गवर्नमेंट कर, यानी कि राज्य की जो सरकार करती थी, जो प्रदेश सरकार के अधीन होता था और पूरी तरीके से प्रदेश सरकार के वो अधीन होता था। लेकिन अब क्या किया गया है, इनके द्वारा एक राज्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। जैसे भारत के चुनाव आयुक्त है, भारतीय चुनाव आयुक्त होता है पूरी तरीके से ऑटोनोमस, यानी स्वायत्तता होता है। ठीक है। उसी तरीके से राज्य चुनाव आयुक्त भी बनाया गया है। लेकिन हाँ, इसमें डिफरेंस ये है कि जो राज्य चुनाव आयुक्त है, उसका किसी तरीके से, जो केंद्र के अंदर जो चुनाव आयुक्त है, उसका किसी तरीके से कोई उससे रिलेशन नहीं है। जिसमें बताया गया है, बहरहाल प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है, उसका अथवा उसके अधिकार कार्यालय का संबंध भारतीय चुनाव आयोग से नहीं है। यानी कि जो राष्ट्र, यानी कि केंद्र स्तर पे जो चुनाव आयुक्त है, उसका किसी तरीके से राज्य के चुनाव आयुक्त से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसको
स्टेट इलेक्ट करता है और वो बेसिकली सेंट्रल लेवल पे काम करता है और ये स्टेट लेवल पे काम करता है, इसका किसी तरीके से कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोविजन क्या है, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की जरूरत पड़ी, इस प्रोविजन के अंदर क्या किया गया, 73 अमेंडमेंट के अंदर एक राज्य वित्त आयोग बनाया गया। तो इसके अंदर ये था कि पहले जो फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए था कोई भी काम करने, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई चीज़ें हो नहीं सकती, तो प्रदेश की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पे एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी कर दिया गया। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। क्या करेगा कि ये जो स्थानीय शासन है, हर मतलब स्टेट में जो स्थानीय शासन है उसकी जो आर्थिक स्थिति है, यानी कि किस तरीके से वो मतलब काम करेगा या उसका कितना पैसा है, उसका जायजा कौन लेगा, ये राज्य वित्त आयोग लेगा। ठीक है, यह आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच, तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनर्वलोकन करेगा, यानी कि जो राजस्व है उसके बंटवारे, यानी कि जो बेसिकली पैसा जो है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से ही आता है। तो ये जो पैसा है वो किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, यानी कि बीच में किस तरीके की धांधलीबाजी ना हो जाए, इसके लिए ये राज्य वित्त आयोग बनाना जरूरी था, ताकि जो स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसे मिले वो आपके जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि जो आपका स्थानीय शासन है उस स्थानीय शासन जो है उसको मिल वहाँ तक पहुँच सके, इसके लिए ये किया गया। और इसमें एक और बात बताई गई है कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना एक राज्य, और साथ ही साथ जो एक पॉलिटिकल जो मैटर है वो ये ना बन पाए आवंटित करना धन, यानी कि जो आपकी जो भी पैसे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम या पॉलिटिकल मामला जो आपका राजनीतिक मामला है वो ये ना बन पाए, इसलिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रोविज़न क्या है, देखिए अगर हम नेक्स्ट प्रोविज़न की बात करते हैं, वो नेक्स्ट प्रोविज़न बेटा देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अनुसूची के बारे में, तो ये अनुसूची क्या है जैसे इसमें बताया गया है, जिस अनुसूची, तो ये अनुसूची वही है जिस जो बेसिकली हस्तांतरित किए जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करते हैं 74th अमेंडमेंट की, तो 74th अमेंडमेंट क्या है, जैसे पहले कहा जा चुका है कि संविधान के 74वें संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन के निकाय अर्थात नगर पालिका से होता है, यानी कि जो 73 है उसका जो रिलेशन है, 73 अमेंडमेंट का जो रिलेशन है वो आपका ग्रामीण यानी कि गांव के स्थानीय शासन से होता है, लेकिन इसका जो रिलेशन है वो शहर के स्थानीय शासन से होता है, यानी कि नगर पालिका से होता है। ठीक है, शहरी इलाका किसे कहते हैं, अब बात ये आती है कि शहर कहते किसे, जैसे कि हमने तो गांव की बात कर ली, लेकिन शहर किसे कहते हैं। मुंबई अथवा कोलकाता जैसे बड़े महानगरों को पहचानना बहुत आसान है, जैसे हम मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों को तो बेसिकली ईजिली पहचान लेंगे कि ये बड़े शहर हैं या शहर हैं, ये इनको हम गाँव तो कह नहीं सकते। लेकिन जो शहरी इलाका गाँव और नगर के बीच में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शहर होते हैं जो शहर अ, जो गांव और नगर के बीच में होते हैं, जो बेसिकली गांव और नगर के बीच में होते हैं, तो उनको कैसे पहचाना जाए, तो उसको पहचानने के लिए क्या किया गया, एक प्रोविज़न किया गया, उसको पहचानने के लिए ये बनाया गया कि भारत की जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा करते हुए ज़रूरी माना गया कि ऐसे इलाके में कुछ जैसे प्रोविज़न जो है, फर्स्ट का कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो। पहली बात ये कि जो भी नगर और गांव के बीच में जो भी प्लेस है जो शहर है उसमें क्या होना चाहिए, 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इस इलाके कामकाजी फोर्सों में कम से कम 75% खेती बाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले पेशे में हो, और 75% जो लोग हैं वो खेती बाड़ी नहीं करते होने चाहिए, इसके अलावा दूसरे काम करते हैं। ठीक है, अगर वो खेती बाड़ी करते हैं तो वो शहरी इलाका नहीं है, वो ग्रामीण इलाका ही में काउंट होगा। नेक्स्ट प्रोविजन, जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, और जो जनसंख्या घनत्व है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की 28% जनसंख्या शहरी इलाके में रहती है, यानी कि ये बताया गया कि 28% जो जनसंख्या है वो शहरी इलाके के अंदर निवास करती है, रहती है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अनेक रूपों में चौहत्तरवें संशोधन में संविधान के 73वें संशोधन का दोहराव है। अब ये बोल रहा है कि जो आपका 73 अमेंडमेंट जो भी हमने प्रोविजंस पढ़े हैं उसी तरीके से, मतलब दोहराव यानी कि उसी की कह सकते हो कि दोबारा से उसी चीज़ को
दोबारा से 74 जो अमेंडमेंट किया गया उसमें किया गया है, दोहराया गया है। लेकिन यह संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है, लेकिन सिर्फ अंतर इसमें यही है कि ये शहर से संबंधित है, वो गांव से संबंधित है। 73 संशोधन ना के सभी प्रावधान मतलब प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण विषयों का स्थानांतरण, प्रादेशिक चुनाव, चुनाव आयुक्त और प्रदेश वित्त आयुक्त चौथे संशोधन में शामिल है। यानी कि ये कह रहा है कि जिस तरीके से 73वें संशोधन में हमने पढ़ा था कि जितने भी आपके प्रोविजंस किए गए हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, जैसे आरक्षण हो गया, प्रत्येक चुनाव की व्यवस्था हो गई, विषयों का हस्तांतरण हो गया, चुनाव आयुक्त की व्यवस्था की गई, वित्त आयोग, ये सारी चीज़ें इसमें भी बताई गई है। ठीक है, यानी कि दोहराव है। जैसे हमें बताया गया कि जो 74th अमेंडमेंट है वो 73 का बेसिकली दोहराव है, तथा नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं। लेकिन ये क्या है, शहर से रिलेटेड है, तो इसलिए किस पर लागू होता है, नगर पालिका पर लागू होता है। संशोधन के अंदर इस बात को अनिवार्य बना दिया गया है कि प्रदेश की सरकार कुछ कुछ एक निश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं पर छोड़ दे। ये ये कार्य ये कार्य संविधान की 11वीं अनुसूची में लिखे गए हैं। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो बेसिकली शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं पर छोड़ दिया गया है, और ये कार्य कहाँ पे है, 11वीं अनुसूची। जैसे आपको मैंने 11वीं अनुसूची बताई थी अभी। अच्छा, अब अगर हम क्रियान्वयन की बात करते हैं, किस तरीके से क्या क्या प्रोविजन, देखिए अब सभी प्रदेशों की 73वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बना दिए गए। इन प्रावधानों को अस्तित्व में आए अब 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। 1994 से 2004 में अधिकांश प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम 2 बार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश, स्थानीय राजस्थान तथा कुछ एक प्रदेशों में अब तक 3 3 दफ़ा। हो सकता है ये डेटा जो है वो न्यू बुक्स के अनुसार जो है वो चेंजेस होते हैं, लेकिन मैं आपको जिस बिहार पे बता रहा हूँ, तो अब जो इलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, आज ग्रामीण भारत जिला पंचायतों की संख्या करीब 500, यानी कि जो आपके 73 अमेंडमेंट के बारे में हमने पढ़ा था उसके अंदर ये बताया गया है कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, जो हमने पढ़ा था त्रिस्तरीय व्यवस्था, उसमें फर्स्ट जो है आपका इसमें बताया गया है कि जो जिला पंचायत है उनकी संख्या कम से कम कितनी होगी, 500 हो चुकी है। और मध्यवर्ती जो थी हमारी, यानी कि प्रखंड स्तरीय जो तालुका जिसे आप कहते थे, उनकी संख्या 6000 हो चुकी है। और जो आपका ग्राम पंचायत, यानी कि जो आपका लास्ट वन था, यानी कि पहले पायदान पे, मतलब सॉरी निचले पायदान पे सबसे जो था ग्राम पंचायत की कह सकते हो 2,50,000, यानी कि ये तीन स्तर पे ये व्यवस्था बताई गई जो आपके 73वें संशोधन के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए 500, हम क्रियान्वयन के बारे में पढ़ रहे हैं 73 और 74 अमेंडमेंट के बारे में। ठीक है, तो 500 से अधिक जो है आपका जिला पंचायतों की संख्या हो चुकी है। मध्यवर्ती, यानी कि जो त्रिस्तरीय प्रणाली, जो सेकंड पॉइंट था, मिडिल वन 6000, यानी कि जो आपके प्रखंड स्तरीय व्यवस्था है उसमें 6000। ग्राम पंचायतों की संख्या 2,50,000 हो चुकी है। शहरी भारत में अगर हम शहर के बात करते हैं, जो है 100 से ज़्यादा नगर निगम है, यानी कि नगर निगम कितने हैं, 100 से ज़्यादा। और 1400 नगर पालिका तथा 2000 नगर पंचायत मौजूद है। हर 5 वर्ष पर इन निकायों के चुनाव के लिए 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है। यानी कि हर 5 वर्ष पे, मैंने आपको बताया ना हर 5 वर्ष पे इलेक्शन होंगे, तो हर 5 वर्ष पे क्या होता है कि इन टोटल मिला के अगर हम बात कर लेते हैं 73 ग्रामीण इलाकों के स्थानीय शासन के रिप्रेजेंटेटिव की, और जो आपके शहरी इलाकों के जो आपके लोकल गवर्नमेंट है, उन सब के अगर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन की अगर हम बात करें तो हर साल 32 लाख, यानी कि 32 लाख जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका निर्वाचन किया जाता है। अच्छा, यदि प्रदेशों की विधानसभा तथा संसद के एक साथ रखे तो भी इनमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या 5000 से कम बैठती है। यानी कि इसमें बताया गया कि अगर हम टोटल संसद के मेंबर्स और विधानसभा के मेंबर्स को भी जोड़ देते हैं तो भी 5000 से कम इनकी संख्या बढ़ती है। यानी कि ज़रूरी यह है, ये आंकड़े हमें ये बताती है कि हमारे लिए ज़रूरी है कि सत्ता का ज़्यादा से ज़्यादा विकेंद्रीकरण करना क्यों ज़रूरी है। अगर सिर्फ ये 5000 संख्या जो है, 5000 प्रतिनिधि जो है वो पूरी नहीं कर सकती जो जितने भी हमारे ऑल ओवर कंट्रीज की जो प्रॉब्लम्स है, जो ऑल ओवर कंट्रीज के जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को वो अकेले सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए स्थानीय शासन, यानी कि जो आपका लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय शासन जो है उसको
उसका प्रोविज़न करना ज़रूरी इसीलिए है ताकि जनता के सबसे निकट रहे और जनता जो है अपनी प्रॉब्लम्स को ईज़िली सॉल्व करवा सके या उसका सॉल्यूशन पा सके। तो इसीलिए स्थानीय शासन की व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया और जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स थी तो दूर भी किया गया 73 और जैसे 73 और 74th अमेंडमेंट के बेसिस पे। और ये हमारे संविधान के लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारे अमेंडमेंट माने जाते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।